अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि जॉब्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई एंट्री टेस्ट दे रहे हैं एडमिशन के लिए कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीडीएफ लिंक दे दूँगी जो मैं एमसीक्यूज़ आपको समझाऊँगी यहाँ पर। अगर आपने समझनी है तो वीडियो भी ज़रूर देखें, और ये पहली वीडियो है, इसके अलावा अगली वीडियोज़ भी आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को वॉच करें, फिर ही वो लिंक वैलिड होगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंप्यूटर टर्म इज ड्राइव फ्रॉम, यहाँ पर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन एंड लैटिन। लैटिन जुबान से ये ड्राइव हुआ है। द कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप और टू थिंक टूगेदर। देयरफॉर द वर्ड कंप्यूटर मीन्स अ डिवाइस दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन, यानी एक ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशन वगैरह का काम परफॉर्म करती है, जिसके जरिए हम काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सम वगैरह, क्योंकि इसका वर्ड का मीनिंग ही यही है, इसलिए ये ऐसी डिवाइस को कहा गया। और काफ़ी जगह पर यह भी आता है, लैटिन जुबान की जगह ग्रीक लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अगर लैटिन होगा तो उसको आप करेंगे क्लिक, अगर ग्रीक लिखा होगा तो उससे करेंगे। इन दोनों को कभी भी इकट्ठा नहीं वो लिखेंगे, एक एक ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रीक जुबान में कंप्यूट है जिसका मैनिंग है कि कैलकुलेट करना, और लैटिन जुबान में कंप्यूटर है जिसका मैनिंग है कैलकुलेट करना, काउंट करना, और टू सम अप और टू थिंक टुगेदर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। तो चार्ल्स बेबेज फादर हैं कंप्यूटर के, और अगर अक्सर पूछा जाता है कि ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो वो भी चार्ल्स बेबेज है, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर, तो कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी, स्टोरेज और इसके अलावा भी। तो ऑल द अबव ये इसका आंसर होगा। हु इज़ द फादर ऑफ द इंटरनेट, अब देखिएगा फादर ऑफ द कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन फादर ऑफ द इंटरनेट भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग चार्ल्स बेबेज ही उनके जहन में होता है तो वो वही लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो विंड सर्व है जो कि फादर है इंटरनेट के। तो यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देता है। उस नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो इंटरनेट कनेक्शन की मदद से जो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट है इंटरनेट के साथ, वो आपस में शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेट कर सकते हैं जहाँ मर्जी हो, यानी दुनिया में कहीं भी जगह से वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ये इंटरनेट होता है। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ आल्सो नोन एज, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर होगा तो वो मल्टी प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर सीपीयू को कहा जाता है, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका स्टैंड फॉर है, और वो कंप्यूटर का दिमाग समझा जाता है। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। तो प्रोसेसर और सीपीयू एक ही है, तो मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। इसे यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसर। तो जो 1 से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे उसे हम मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया कि ये देखिए कितने ज़्यादा प्रोसेसर हैं इस चिप के ऊपर, तो या मदरबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा प्रोसेसर है तो ये एक मल्टी प्रोसेसर है, क्योंकि इस कंप्यूटर में ज़्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल होंगे। आगे लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। ये ज़रा समझिएगा कि अगर ड्राइंग है या प्रिंटेड टेक्स्ट है यानी हार्ड कॉपी है, या इसके अलावा कोई भी इमेज है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए वो स्कैनर है, क्योंकि कीबोर्ड तो इनपुट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देती है प्रिंटेड टेक्स्ट को, ड्राइंग वगैरह को इमेजेस में। इसी तरह ये क्वेश्चन ज़रा उल्ट करके देख लें कि अगर डिजिटल फॉर्म को हम कन्वर्ट कर दे प्रिंटेड टेक्स्ट में, ड्राइंग में या इमेजेस में, तो वो क्या होगा। यानी सॉफ्ट कॉपी को अगर हम हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को सोचें तो वो डिवाइस होती है प्रिंटर, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर आप देख लें कि वर्ल्ड वाइड वेब WW स्टैंड फॉर है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब भी लिखा होता है, 2 ऑप्शन होते हैं और दोनों में वर्ल्ड वाइड वेब लिखा होता है, लेकिन थोड़ा जैसा स्पेलिंग का फ़र्क रख देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये होता है हमने सही लिखा है, लेकिन वो स्पेलिंग पे गौर नहीं करते। तो आपने लाजमी देखना है वर्ल्ड वाइड वेब। अब कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम, यानी सिस्टम के प्रोग्राम की कलेक्शन है जो कि कंट्रोल कर देता है या कोऑर्डिनेट कर देता है ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल जितने भी ऑपरेशन हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम प्रोग्राम की कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है।
आगे देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DIX ऑपरेटिंग सिस्टम। अब MS DIX ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन का ये मतलब होता है कि आजकल जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उस पर आप आइकन देखते हैं तो वो आपके लिए फ्रेंडली है, यानी एक अनपढ़ शख्स को भी समझ आ जाएगी ये आइकन यूट्यूब का, ये आइकन गैलरी का, इस तरह से। वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि वो आसानी से जो यूज़र है ना वो समझ आता है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस के लिए कमांड देना पड़ती है, कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता। अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी। जैसे कि आपके सामने एक पिक है तो ये कमांड लाइन इंटरफेस की है, कमांड्स दी जाती है। कोई आपको यहाँ पे आइकन नज़र नहीं आ रहा, कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं, तो ये एक मुश्किल होता है। आजकल ज़्यादातर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, चाहे आप कंप्यूटर देखें, चाहे लैपटॉप देखें, चाहे आप अपना टैबलेट देखें, मोबाइल फ़ोन देखें, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। आगे देखते हैं 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू, तो 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट के इक्वल होता है। और बाइट होता है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज का, बाइट होता है। और 8 बाइट बिट होता है, और 8 बिट हो तो 1 बाइट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है, 8 बिट होंगे तो 1 बाइट होगा। और उसके बाद बाइट के बाद फिर आगे KB आ जाता है, फिर MB आ जाता है, फिर GB आ जाता है, फिर टेराबाइट आ जाता है। इस तरह से फिर वो शुरू हो जाते हैं। 1024 मेगाबाइट है, आगे अगर वो कहेंगे 1 टेराबाइट किसके बराबर, तो हम कहेंगे 1024 गीगाबाइट्स। इस तरह से पिछला जो है ना वो उसके साथ 1024 आप लगा देंगे। आगे चलते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क, तो यहाँ पर लेज़र टेक्नोलॉजी कम्पैक्ट डिस्क में इस्तेमाल होती है उसको रीड करने के लिए, उसके डाटा को। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, चाहे वो कंप्यूटर कोई भी है, तो CPU के बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं। जैसे इंसान दिमाग के बगैर वो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता अच्छे से, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है उससे समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के वो दो हैं, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर पहले पे उन्होंने बता दिया कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड माउस, तो यहाँ पर देखने वाले को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तो ठीक है, लेकिन माउस तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वो यूनिट कैसे हो सकता है CPU का। तो यहाँ पर बी जो क्वेश्चन है वो ठीक होगा कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसी तरह एंड पे देखें तो कंट्रोल यूनिट और एक साथ उन्होंने आउटपुट डिवाइस बता दी कि मॉनिटर है, तो ये आप कंफ्यूज करने के लिए होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरी कोशिश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करवा दूं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए हम उसे बिल्ड करते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है वेव्स की फॉर्म में या कंटिन्यूस फॉर्म में, तो आपने इसे लाजमी याद करना है। ये फ्योर लो मेमोरी होती है इसकी और फ्योर फंक्शंस होते हैं। आगे देखते हैं विच वन इज डिजिटल डिवाइस सेलेक्ट फ्रॉम दी बिलो। अब देखें इनमें से उन्होंने कहा है कि एक आप डिजिटल डिवाइस को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल एनालॉग स्पीड मीटर ये एनालॉग डिवाइस है। क्लॉक विद द डायल एंड 2 हैंड ये भी एनालॉग डिवाइस है। अब डिजिटल क्लॉक है जो कि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं देता, डिस्क्रीट एग्जैक्ट वैल्यू हमें शो करवाता है, तो वो डिजिटल क्लॉक है, इसलिए डिजिटल क्लॉक एक डिजिटल डिवाइस है। यहाँ पर देखिए ये कोई कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बल्कि हमें एग्जैक्ट यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू ये शो करवाता है। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, एक कंप्यूटर जो बहुत कर सकता है एनालॉग और डिजिटल को प्रोसेस, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की ये कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, दोनों के फीचर रखता है। और इसके अलावा ये हार्ट फंक्शन और ब्लड प्रेशर मीटर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हम देखें तो ये इनपुट एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेता है। स्पीडोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, किसी जगह पर ये हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल की गई है और ज़्यादातर जगह पर ये एनालॉग डिवाइस की एग्जांपल की गई है कि स्पीडोमीटर एक एनालॉग डिवाइस है। लेकिन जो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर नज़र आ रही है ये एक हाइब्रिड डिवाइस है जो कि हमें दोनों परफॉर्म कर रही है। आप देखें नीचे हमें ये डिस्क्रीट वैल्यू दे रही है और ऊपर हमें ये एनालॉग डिवाइस की तरह वैल्यू दे रही है। तो ये वाला जो स्पीडोमीटर है ये एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना, ज़्यादातर जगह पर ये एनालॉग डिवाइस भी कहा जाता है इसे। CD-ROM स्टैंड फॉर, ये देखिएगा कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी है, CD का स्टैंड फॉर होता है कम्पैक्ट डिस्क, तो ये CD-ROM स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखें कि CD-ROM है क्या। CD-ROM इज अ CD दैट कैन बी रीड बाय द कंप्यूटर विद एन ऑप्टिकल ड्राइव, ये एक CD है जो कि रीड की जा सकती है कंप्यूटर विद एन ऑप्टिकल ड्राइव के जरिए।
द रोम पार्ट ऑफ द टर्म मीन्स दैट डाटा ऑन द डिस्क इज रीड ओनली। अब रोम साथ क्यों इन्होंने लगाया रीड ओनली मेमोरी आर में, इसका ये मतलब है कि जो डाटा है डिस्क पे वो सिर्फ रीड हो सकता है, वो रेज वगैरह नहीं हो सकता, इसलिए ये साथ उन्होंने लिखा है। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने CD आपको एक दिखा दिया कि ये एक CD है, इस पर जो डाटा वो सिर्फ रीड हो सकता है, इसलिए इसे CD रोम कहते हैं। ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि हमने पीछे पढ़ा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का कंपोनेंट है ALU, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब VGA इज़ अ वीडियो ग्राफिक अरे, यहाँ पर आप देख सकते हैं VGA यहाँ पर वीडियो ग्राफिक अरे है, जो कि आप कंप्यूटर के साथ इसे कनेक्ट करते हैं ताकि आपको जो वीडियो डिस्प्ले हो रही है इसकी मदद से सही डिस्प्ले होती है, अदरवाइज़ वो आपको एरर दे देती है। MSI स्टैंड फॉर, यहाँ पर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आपने ये लाजमी याद करने होते हैं स्टैंड फॉर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अक्सर पूछे जाते हैं। MSI स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी वो दे सकते हैं जानबूझकर, तो आपने लाजमी से देखना है। जैसे कि तीसरे ऑप्शन पर यानी C में उन्होंने लिख दिया मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, तो इंटीग्रेट की जगह उन्होंने इंटेलिजेंट लिख दिया, बाकी उन्होंने सेम लिख दिया, और इसी तरह आपने इसे लाजमी देखना। अब देखिए मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेन बिटवीन 30 एंड 1000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ सिंगल चिप। एक सिंगल चिप है, उस पे जो 30 से लेकर 1000 तक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे वो चिप मुश्तमिल होती है, उसे हम मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, किसे नहीं पता WAN स्टैंड फॉर है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपस में कम्युनिकेशन की जाए। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि अ वाइड एरिया नेटवर्क आल्सो नोन एज WAN इज़ अ लार्ज नेटवर्क और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट टाइड ऑफ अ सिंगल कनेक्शन। ये सिर्फ एक सिंगल कनेक्शन नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क है। WAN कैन फैसिलिटेट कम्युनिकेट शेयर इन्फॉर्मेशन एंड मच मोर बिटवीन डिवाइसेस फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड थ्रू अ WAN प्रोवाइडर, यानी बहुत ज़्यादा लाइन्स भी आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं। और इसके अलावा WAN वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यानी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में आपस में कनेक्ट कर सकते हैं हम एक नेटवर्क को, उसको हम WAN कहेंगे। और ये हमें फैसिलिटेट करता है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें जितनी मर्जी डिवाइसेस के दरमियान, इसका ये मतलब है। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर ज़रा मेन डिफरेंस को समझते हैं। C ऑप्शन पे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल। अगर जो सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जल्दी काम परफॉर्म करता है, लेकिन इसका फोकस ये होता है कि ये थोड़े प्रोग्राम को यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो तेज़ी के साथ उसे एग्जीक्यूट करें। जबकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम कंकरेंटली। वो ये देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम मैं एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकूँ। फिर से ज़रा समझिएगा कि सुपर कंप्यूटर कहता है चाहे प्रोग्राम थोड़े हैं लेकिन मैं उसे जल्दी एग्जीक्यूट करूँ, थोड़े प्रोग्राम लूँ जल्दी एग्जीक्यूट करूँ। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर कहता है कि मैं अपने यूजेज इट्स पावर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करूँ। यानी वो ये नहीं कहता कि मैं जल्दी एग्जीक्यूट करूँ, वो ये कहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ एट अ टाइम। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अब यहाँ पर एलन टर्न जो कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर हैं, तो आपने इसे ये फादर वगैरह लाजमी देखा करें, अक्सर पूछे जाते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर साइंस। पीछे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, अब कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये भी एलन टर्न जो कि कंप्यूटर साइंस के फादर हैं। अ CPU कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। पीछे भी हमने पढ़ा CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से कंपोनेंट है, तो उसमें भी एक कंट्रोल यूनिट था और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट था। तो यहाँ पर भी ज़रा उन्होंने क्वेश्चन वही पूछा, ज़रा उन्होंने पूछने की अंदाज को बदला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखिए यूज़र इंटरफेस, एक यूज़र इंटरफेस है जो कि यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन करता है। ज़रा समझिएगा, मैं यूज़र हूँ और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरेक्शन करना चाहता हूँ या आप करना चाहते हैं, तो आप किसके ज़रिए करते हैं? आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो आपके सामने क्या है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल को इजीली यूज़ कर रहे हैं? वो एक इंटरफेस है, तो वो एक यूज़र इंटरफेस है या एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसलिए उन्होंने कहा कि यूज़र इंटरफेस आगे कई टाइप के होते हैं, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, मेन्यू इंटरफेस, इसी तरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो तीनों ही आ जाएंगे।
तो यूज़र इंटरफेस, जो इंटरफेस है वही है, वो यूज़र को और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, यानी वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग, अब जो पहला कंप्यूटर था वो प्रोग्राम था कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, मशीन लैंग्वेज। दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो दो टाइप्स हैं ज़्यादातर, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक बैनरी लैंग्वेज है, 0-1 की फॉर्म में, प्योर बैनरी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो जो पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर था, वो भी प्रोग्राम हुआ था मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड या असेंबली लैंग्वेज बिल्कुल नहीं। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से ज़्यादा बैनरी फॉर्म है, जबकि असेंबली लैंग्वेज एक स्टेप हायर है जिसमें हम कोड यानी कोड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सब्सट्रैक्शन के लिए, यानी कोई सब्सट्रैक्ट करना हो तो हम सब का इस्तेमाल करते हैं, ऐड के लिए ऐड का। इस तरह से थोड़ी सी आसानी हो जाती है अंडरस्टैंड में। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज वो प्योर बैनरी फॉर्म है, 0-1-0-1। ये मैं साथ साथ आपको डेफिनेशनें देती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें कि जो क्वेश्चन है उसका जो जवाब मैंने बताया तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। आगे 28 देखते हैं। इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइस। अब देखें, नेटवर्क एक कम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, दैट फैसिलिटेट। अब जो नेटवर्क है उसके ज़रिए आप कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन कम्बिनेशन यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा तो वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने की फैसिलिटी देगा। तो यहाँ पर नेटवर्क आएगा। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। तो ये पासवर्ड है। आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेसिबल कर लें यानी उसे यूज़ कर लें, लेकिन उससे पहले जो पासवर्ड लगा होता है उसे हम कोडेड एंट्रीज कहते हैं। वो एंट्री कोड या सिक्योरिटी कमांड नहीं है या कोड वर्ड नहीं, वो पासवर्ड है। आप पासवर्ड लगा सकते हैं, एक वैलिड पासवर्ड में बहुत ज़्यादा अल्फाज यूज़ कर। Which of the following statement is true about मिनी कंप्यूटर एंड मैक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लें कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है और मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर जैसे कि आपका पीसी है, लैपटॉप है, मोबाइल कंप्यूटर है, उसे हम मैक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जबकि मिनी कंप्यूटर ज़्यादातर लार्ज है, मोर पावरफुल है, मोर एक्सपेंसिव है दैन पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पर ज़रा मेन डिफरेंस जो बात है वो मैं आप बताने लगी हूँ कि मिनी कंप्यूटर कैन सर्व अप टू सेवरल 100 कनेक्टेड यूज़र एट द सेम टाइम, यानी 100 जो कनेक्टेड यूज़र हैं एट द टाइम वो सर्व कर सकते हैं, और इट कैन बी यूज इन नेटवर्क इन्वायरमेंट एज अ सर्वर कंप्यूटर, यानी एज अ सर्वर कंप्यूटर के तौर पर मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, जबकि मैक्रो कंप्यूटर वो पीसी, लैपटॉप या मोबाइल वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर दैन मैक्रो कंप्यूटर, जबकि मिनी कंप्यूटर 100 कनेक्टेड यूज़र को सर्व कर रहा है और एक सर्वर कंप्यूटर के तौर पर नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, तो वो फास्टर है दैन मैक्रो कंप्यूटर के निस्बत। तो आज का टॉपिक यहीं पे आप क्लोज करते हैं। 30 MCQs हो गए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद करेंगे, और PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।